हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमर पाठशाला। आज मैं अर्थशास्त्र का पूर्ति टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले मांग का टॉपिक बनाया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके उसे देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मांग का सारा टॉपिक अलग अलग वीडियो में है। इसीलिए मैंने पूर्ति का पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आप पार्ट पार्ट में करके भले देखिएगा, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ति क्या है। अगर आप बुक में अगर इसे देखते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, इसलिए हम बुक के लैंग्वेज में नहीं, हम इसे सामान्य तरीके से समझेंगे। पूर्ति क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा उत्पादित या किसी भी वस्तु को किसी भी कीमत पर उसकी जितनी मात्रा उपलब्ध करवाता है उसे पूर्ति कहते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई किसान अपना 100 किलो टमाटर बाजार में बेचता है 10 रुपये किलो में, तो वस्तु की कीमत क्या हुई? 10 रुपये किलो। कितनी मात्रा? 10 रुपये किलो में वो कितनी मात्रा उपलब्ध करवा रहा है बेचने के लिए? 100 किलो। तो यही क्या कहलाएगा? यही 100 किलो क्या कहलाएगा? पूर्ति कहलाएगा। मतलब वो जितनी मात्रा उपलब्ध करा रहा है वो पूर्ति कहलाता है। ठीक है। पूर्ति क्या है? एक केंद्रीय अवधारणा है। मांग और पूर्ति दोनों ही केंद्रीय अवधारणा होती है। ठीक है। अब पूर्ति का नियम आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ति और मांग के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल बोले कि एडम स्मिथ बोले, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर आप देखेंगे तो एडम स्मिथ लिखा है, कहीं पे लिखा है अल्फ्रेड मार्शल। तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। मांग और पूर्ति के नियम के प्रतिपादक है अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने 1890 में ये नियम दिया था। लेकिन मांग और पूर्ति का बाजार का सिद्धांत होता है, बाजार पे ये कैसे कार्य करता है ये अलग ही टॉपिक है। तो उस सिद्धांत को किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। कब दिया था? 1776 में। तो ये दोनों अलग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको देख सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ति और कीमत में कैसा संबंध होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ति और कीमत में संबंध क्या होता है? सकारात्मक होता है, एक ही दिशा में होता है, या धनात्मक संबंध भी बोलते हैं। कैसे? इसको ऐसा क्यों बोला जाता है कि सकारात्मक, धनात्मक या एक ही दिशा में होता है? क्योंकि जैसे ही कीमत में वृद्धि होती है पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और जैसे ही कीमत में कमी होती है पूर्ति में भी क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। ये जो साइन मैंने इंडिकेट किया है वो बढ़ने का है और ये कम होने का है। कीमत में वृद्धि, पूर्ति में भी वृद्धि, कीमत में कमी, पूर्ति में भी कमी। कैसे? जब भी किसी वस्तु का कीमत ज़्यादा रहता है तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करते हैं और उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसकी पूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन जब अगर कीमत कम रहता है तो उसकी पूर्ति भी कम करवाते हैं, उपलब्ध कम करवाते हैं। एग्जाम्पल समझो। मान लो टमाटर मार्केट में 200 रुपये किलो हो गया था, जैसे बीच में हुआ था, तो सब किसान उससे प्रेरित हुए कि हम भी टमाटर उगाते हैं, टमाटर में बहुत प्रॉफिट है, तो वो टमाटर उगाने लग गए। हुआ क्या? टमाटर की पूर्ति बढ़ गई। गर्मी के दिन में आज भी टमाटर 20 रुपये किलो ही चल रहा है। कीमत में कमी होता है। अब वही टमाटर अगर 2 रुपये 5 रुपये किलो मिलता था तो लोग सोचते थे अरे उसमें तो ज़्यादा कमाई ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसकी पूर्ति को कम कर देते हैं। मतलब उसको उगाएंगे क्यों? मजदूरी का भी खर्च नहीं निकल रहा है, तो कीमत में कमी के कारण पूर्ति भी कम हो जाता है। ये मांग से जस्ट अपोजिट है। कीमत बढ़ा तो पूर्ति भी बढ़ता है, कीमत कम तो पूर्ति भी कम। अब इसको ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ कैसे बोलता है? मान लो कीमत 10 रुपये है तो नियम क्या बोलता है? कीमत कम तो पूर्ति भी कम। मान लो कि 10 रुपये कीमत पर 100 इकाई है की पूर्ति होती है, तो कीमत बढ़ने से पूर्ति क्या हो गया? बढ़ गया। कितनी इकाई हो गया? मान लो 200 इकाई। तो ये बन गया हमारा पूर्ति वक्र। 10 रुपये पे 100, पूर्ति बढ़ा तो 200। इसको उल्टा भी समझ सकते हो कि 20 रुपये में कितना था? 200, और 10 रुपये में 100। ये वक्र बन गया ऐसा। ठीक है। मतलब कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगा, कीमत के कम होने से पूर्ति कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पूर्ति की लोच। मैंने लोच को मांग की लोच में बहुत अच्छे से परिभाषित किया है, यहाँ पर बता देती हूँ। लोच को इंग्लिश में इलास्टिसिटी बोलते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी वर्ड बना है इलास्टिक से। मतलब उसमें इलास्टिक क्या होता है? हम उसको जितना फैलाते हैं वो फैलता है, छोड़ देते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, मतलब परिवर्तन। तो लोच का मतलब बोल सकते हैं परिवर्तन। तो पूर्ति की लोच कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल मांग की लोच के जैसे ही 5 प्रकार की, सेम।
पूर्णतः लोचदार पूर्ति, अधिक लोचदार पूर्ति, लोचदार पूर्ति, बेलोचदार पूर्ति और पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। इसको मैं समझाते जाती हूँ अभी। जहां पर पूर्णतः लोचदार पूर्ति है वहां पर ईएस अनंत होता है। अधिक लोचदार में ईएस मतलब कि इलास्टिसिटी, सप्लाई इलास्टिसिटी, मतलब पूर्ति की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक से अधिक होता है। यहाँ पर एक होता है, यहाँ पर एक से कम होता है और यहाँ पर शून्य होता है। इसको हम कम लोचदार लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन ये इसका नाम नहीं है लोचदार। ठीक है, अब यहाँ पर समझना ये है कि ये कैसे कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लो लोचदार पूर्ति में ईएस बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। वैसे ही मांग में भी पूछा जाता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं और इसको समझते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति होता क्या है, ग्राफ से भी समझते हैं और समझते जाते हैं। पूर्णतः लोचदार पूर्ति मतलब क्या होता है? पूर्णतः लोचदार, इसका मतलब पूरी तरीके से परिवर्तित होने वाला पूर्ति क्या कहलाएगा? पूर्णतः लोचदार पूर्ति। इसमें क्या होता है, कीमत स्थिर है। कीमत कितना है? 10 रुपए, लेकिन पूर्ति 10 रुपए में ही, कभी 50 हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 100 हो गया, कभी 200 हो गया, कभी 300 हो गया। मतलब पूर्ति कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा हो रहा है। कितने रुपए में? 10 रुपए में। यहाँ पर कीमत परिवर्तित हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन पूर्ति परिवर्तित होते जा रहा है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो वस्तु उपलब्ध ही नहीं है तो 10 रुपए में ही 50 किलो मिलेगा। वस्तु बहुत ज्यादा उपलब्ध है तो 10 रुपए में 300 किलो मिला। कुछ भी कारण हो सकता है उसका, इसमें आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ईएस क्या होता है? अनंत। ईएस मतलब सप्लाई की इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मतलब पूर्ति की लोच कितना होगा? अनंत, क्योंकि इसका कोई सीमा नहीं है, कम ज्यादा हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? पूर्णतः लोचदार पूर्ति में ईएस इज इक्वल टू अनंत। इसके आगे क्या है? अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक लोचदार पूर्ति किसे कहते हैं? जहां पर कीमत में परिवर्तन, लोचदार पूर्ति बोल रहे हैं ना, तो परिवर्तन किसमें होगा? पूर्ति में। किसके कारण? कीमत के कारण परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन की तुलना में, या कीमत में जितने प्रतिशत से वृद्धि होती है या कीमत में जितने प्रतिशत से कमी होती है, मांग में वृद्धि उससे ज्यादा प्रतिशत में होगी या उससे कम प्रतिशत में होगी। जैसे मान लो यहां पर देखते हैं, कीमत कितना रुपए बढ़ा? 1 रुपए, लेकिन मांग कहां से कहां पर, पूर्ति कितना हो गया? 100 से 200 इकाई हो गया। मतलब 1 रुपए बढ़ा, कीमत में परिवर्तन कम लेकिन पूर्ति में परिवर्तन अधिक, इसलिए इसको क्या बोला गया? अधिक लोचदार पूर्ति। परिवर्तन अधिक होना, इसलिए अधिक लोचदार पूर्ति। अधिक है, इसका मतलब क्या होगा? ईएस 1 से अधिक होगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो, मान लो कि अगर हम बोलते हैं कि कीमत कितना था? 11 रुपए, 11 से कितना हो गया? 10। पूर्ति कितना हो गया? 200 से 100। पूर्ति बहुत कम हो गया। तो सीधे से बोल सकते हैं, कीमत की तुलना में जब पूर्ति अधिक प्रतिशत से या अधिक दर से परिवर्तित हो तो उसे अधिक लोचदार पूर्ति कहा जाता है। थर्ड है लोचदार पूर्ति। लोचदार पूर्ति ईएस क्या होता है? 1 के बराबर। मतलब जितने प्रतिशत से कीमत परिवर्तित होगा उतना ही प्रतिशत या उतनी दर से पूर्ति भी परिवर्तित होगा। यहाँ 100% कीमत बदला तो 100% पूर्ति बदल गया। ठीक है, चाहे वो कमी हो चाहे वृद्धि हो। फिर आता है बेलोचदार पूर्ति। बेलोचदार पूर्ति को हम क्या बोल सकते हैं? बोली थी कम लोचदार, मतलब पूर्ति में परिवर्तन कम होगा। किससे कम? 1 से कम। यहां पर कीमत में परिवर्तन, जितना कीमत में परिवर्तन होगा, जितनी दर से, उससे कम दर से पूर्ति परिवर्तित होगी। पूर्ति में परिवर्तन का दर कम रहेगा। जैसे देखो, कीमत बढ़ गया 10 से 20, लेकिन पूर्ति कितना बढ़ा? 100 से 110। तो यहां पर क्या हुआ? बेलोचदार पूर्ति का मतलब कम लोचदार करके याद रखना। कीमत में परिवर्तन की तुलना में पूर्ति में परिवर्तन कम दर से होता है। परिवर्तित नियम वही रहेगा, कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगा, कीमत के कम होने से पूर्ति कम होगा। अब पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति मतलब जिसकी पूर्ति कभी परिवर्तित ही नहीं होती। कीमत चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, पूर्ति कितना बना रहेगा? 100 का 100 इकाई ही बना रहेगा। यहां पर ईएस बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। पूर्ति में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ति की ढाल और पूर्ति वक्र की स्थिति।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन उठा के पूछता है। पूर्ति वक्र कैसे? पहले नॉर्मल ग्राफ बनाते, इधर मात्रा को रखते हैं, इधर कीमत को, हमेशा, चाहे वो मांग में बनाए चाहे पूर्ति में बनाए। आप चाहे बढ़ने वाले को समझो चाहे कम वाले को, नियम क्या रहेगा? कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ेगा और कीमत के कम होने से पूर्ति कम होगा। तो देखते हैं क्या होता है। यहां पर पूर्ति को बढ़ा के एग्जाम्पल देती हूं मैं, ठीक है। ढाल कैसा होगा ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले स्थिति को समझते हैं कि पूर्ति वक्र कौन सी स्थिति में किधर शिफ्ट होता है। पहले 10 रुपए कीमत पर पूर्ति कितना था? 100 इकाई। जैसे ही कीमत बढ़ा पूर्ति कितना हो गया? 200 इकाई, ठीक है। ये मेरे अपने से एग्जाम्पल में आप खुद भी बना सकते हैं। तो पहले ये ग्राफ कहाँ था? ये पूर्ति वक्र 10 और 100 पे मिल रहा था। एस हमारा पूर्ति वक्र था, लेकिन जैसे ही कीमत बढ़ा पूर्ति भी बढ़ा। ये थोड़ा उल्टा लगता है हमको, जैसे कीमत बढ़ा पूर्ति बढ़ा, और पूर्ति के बढ़ने से हमको ग्राफ कहाँ मिला? यहाँ 12 और 200 यहाँ मिल रहा है। तो पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे की तरफ। ये मेन हमारा पूर्ति वक्र था, जैसे कीमत बढ़ा पूर्ति बढ़ा, तो हमारा पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे की तरफ। तो पूर्ति के अधिक होने से पूर्ति वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट पूर्ति कम होने से पूर्ति वक्र ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखो ये 100 इकाई पर हमारा पूर्ति कितना था? 10 रुपए पर हमारा पूर्ति कितना था? 100 इकाई। तो ये एस हमारा पूर्ति वक्र था। जैसे ही कीमत कम हुआ, 8 रुपए हुआ, पूर्ति हो गया 50 मान लो। तो जैसे ये 50 हुआ, हमको बिंदु कहाँ मिला? यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या हुआ? S1 हमको कहाँ मिला? इससे ऊपर। तो पूर्ति के कम होने से ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ये जस्ट उल्टा है। डिमांड में क्या होता है? मांग में, मांग बढ़ने से वक्र ऊपर की तरफ और मांग कम होने से वक्र नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर पूर्ति के बढ़ने से मांग नीचे की तरफ और पूर्ति के कम होने से ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? अब इसकी ढाल कैसी होती है? फिर सेम यही बात आता है जैसे मैंने मांग में समझाया था कि इसकी ढाल बाएं से दाएं होगी कि दाएं से बाएं। बुक में सिर्फ एक दिया रहता है, जबकि ऐसा नहीं होता। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ढाल कैसी होगी। तो ढाल कैसा होता है? मान लो यहाँ पर हम कीमत को बढ़ाते हैं। पहले कीमत कितना था? 10, पूर्ति कितना था? 100। कीमत को बढ़ाया, कीमत कितना हो गया? 20, तो पूर्ति कितना हो गया? 200। तो हमको पहला पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ, और दूसरा पॉइंट यहाँ। तो हमारा वक्र कैसे जा रहा है? इधर से इधर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर की ओर। कब? जब हमारा पूर्ति बढ़ा। पूर्ति के बढ़ने से वक्र नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं ओर जाता है। तो ढाल कीमत के बढ़ने से अलग है। अब वहीं पे हम इसको मान लेते हैं। मान लो पहला कीमत हमारा 20 रहा होगा, तो हमारी पूर्ति कितनी रही होगी? 200। तो हमको पहला पॉइंट कहाँ मिलता है? यहाँ। उसके बाद कीमत क्या हो गया? वस्तु का कीमत गिर गया। कितना हो गया? 10 रुपए। कीमत के गिरने से पूर्ति कितना हो गया? 100 इकाई। तो हमको दूसरा पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ। तो पहला ये था, कीमत क्या हुआ है? कम हुआ है। तो अब हमको वक्र कैसा मिला? ये ऐसे ऊपर से नीचे की ओर। तो यहाँ पर क्या हुआ? ऊपर से नीचे, दाएं से बाईं ओर। तो पूर्ति वक्र की ढाल बाएं से दाएं भी हो सकता है, दाएं से बाएं भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कीमत बढ़ रहा है या कीमत कम हो रहा है, या पूर्ति बढ़ रहा है या पूर्ति कम हो रहा है। पूर्ति कम हुआ तो ऊपर से नीचे, पूर्ति बढ़ा तो नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर मतलब बाएं से दाएं, और अगर ऊपर से नीचे बोलेंगे तो दाएं से बाएं। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ पर हो जाता है कन्फ्यूजन। कैसा कन्फ्यूजन? कि पूर्ति के बढ़ने से पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट होता है? बढ़ने से कहाँ शिफ्ट होगा? नीचे की तरफ। लेकिन वक्र की ढाल कैसी होगी? नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है? फिर आगे है कि पूर्ति के कम होने से पूर्ति वक्र कहाँ शिफ्ट होता है? ऊपर की तरफ। लेकिन ढाल कैसे होता है? नीचे की तरफ। इसको आप लोग बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, पूर्ति को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं।
आप बुक में देखेंगे आपको बहुत सारे कारक मिल जाएंगे, लेकिन सामान्य तरीके से आप देखिए, क्योंकि आपको अभी लेक्चरर एग्जाम को पास करने के लिए टॉपिक को समझना जरूरी है, ताकि आप उस समझ से उसका आंसर निकाल सकें। तो पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात, मान लो आपके पास खेत कम है तो आप कम टमाटर उगा पाएंगे या कम वस्तु उगा पाएंगे, फसल आपकी कम होगी। आपके पास खेत ज़्यादा है तो क्या हुआ, आप ज़्यादा फसल उगा पाएंगे। तो संसाधन में की उपलब्धता, अगर उपलब्धता ज़्यादा है तो पूर्ति ज़्यादा, उपलब्धता कम है तो पूर्ति कम। दूसरा इसको देखते हैं, मौसम एवं जलवायु। आपके पास खेत तो है लेकिन मौसम खराब हुआ, पूरा फसल खराब हो गया, पूर्ति क्या हो जाएगा? कम। मौसम अच्छा रहने से पूर्ति अच्छा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। वस्तु की कीमत, कीमत ज़्यादा है तो पूर्ति ज़्यादा, कीमत कम है तो पूर्ति कम। क्योंकि बेचने वाला ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो अपनी पूर्ति को ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा करता है, बढ़ा देता है, और कम कीमत पर कम कर देता है। फिर वस्तु की मांग, लोगों के द्वारा वस्तु की मांग ही नहीं है तो पूर्ति कम रहेगा, और मांग ज़्यादा है तो पूर्ति भी ज़्यादा होगा। भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा, मान लो कि किसान को पता चल जाए कि वो जो फसल काटने वाला है वो, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी खराब हो जाती है, इस पर काम नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कोई वस्तु बनाता है, कोई भी वस्तु खुद से बना रहा है, अगर उसको पता है जिसको स्टोर करके रखा जा सकता है, उसको पता है कि आगे रेट बढ़ने वाला है, तो वो आज उसकी पूर्ति को कम कर देगा और भविष्य में पूर्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य में कीमत परिवर्तित होने वाला है। अगर रेट कम होने वाला रहेगा तो वो पूर्ति को बढ़ा देगा, क्योंकि वो आज रेट ज़्यादा है, बाद में कम हो जाएगा तो वो क्या करेगा? पूर्ति बढ़ा देगा, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं बेचना चाहेगा, और उसको लगता है कि भविष्य में रेट बढ़ने वाला है तो आज पूर्ति को वो क्या कर देगा? कम कर देगा, भविष्य में पूर्ति को क्या करेगा? बढ़ाएगा। आकस्मिकता एवं अनिवार्यता, जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन के मास्क की पूर्ति क्या हो गई थी? कम हो गई थी, क्योंकि मांग बढ़ गई थी, लेकिन जितनी पूर्ति पहले थी उससे ज़्यादा पूर्ति किया गया कि नहीं? किया गया। मान लो पहले 100 बनता था तो उस समय 200 बनने लग गया था,